नमस्कार साथियों, प्रभात एग्जाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आगे बढ़ाते हैं अपने डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को। आज है सितंबर 23। देखिए, कल जो मैंने आपसे सवाल पूछे, मुझे खुशी है कि आप कमेंट सेक्शन में उसके जवाब लिख रहे हैं और आप में से ज़्यादातर लोग सही जवाब दे रहे हैं। मैं उन सभी को पढ़ती हूँ और इस वीडियो के एंड में हम उन सभी आंसर्स को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो आज मैं सवाल पूछूं उनको भी आप लिखना कमेंट सेक्शन में। प्लस ये वीडियोस बनाने में हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें रिसर्च करके आपके सामने लाते हैं, तो प्लीज़ इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आपको ये सेशंस कैसे लग रहे हैं वो भी हमें ज़रूर बताइए। आज का एजेंडा क्या है? सबसे पहले तो देखेंगे किसान ऋण पोर्टल के बारे में। फिर देखेंगे कि चाइना ने क्यों अरुणाचल प्रदेश के कुछ प्लेयर्स को बार कर दिया है। देन केरल के अंदर जो मोरों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है, इसके नुकसान क्या है वो जानेंगे। एक रिपोर्ट आई है हाइपरटेंशन पे। हाइपरटेंशन होता है हाई ब्लड प्रेशर, ठीक, इसके बारे में जानेंगे हम। उसके अलावा एक सुंदर सा एडिटोरियल जो आपकी प्रिपरेशन में आपकी बहुत हेल्प करेगा। देखिए, एडिटोरियल का मकसद ये होता है कि आप किसी भी इशू को बहुत ही डेप्थ से समझे, गहराई में जाके समझे, ताकि आप उसको अपने जवाबों में लिख पाएं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, कोट लेकर आते हैं हम रोज, जो भी एक टॉपिक पढ़ते हैं उससे जुड़ा हुआ, तो इसलिए लाते हैं कि आप ऐसे में उसका इस्तेमाल कर पाएं, एथिक्स में उसका इस्तेमाल कर पाएं। तो आज का कोटेशन क्या कहता है? कहते हैं कि एक डॉक्टर की जरूरत तो हमें जिंदगी में हो सकता है एक ही बार पड़े, एक वकील की भी जरूरत हो सकता है एक ही बार हो, किसी पुलिसमैन की या किसी प्रीचर की भी जरूरत हो सकता है एक ही बार पड़े, पर एक ऐसा इंसान है जिसकी जरूरत हमें रोज दिन में 3 बार तो कम से कम पड़ती ही है, और वो है फार्मर, किसान। तो हर वो खाना जो हम खा रहे हैं वो किसान के हाथों से गुजर कर आ रहा है। तो कितना महत्वपूर्ण है ये प्रोफेशन, राइट। तो कोई भी सवाल हो जहाँ पर फार्मर्स की प्रोडक्टिविटी, फार्मर्स के प्रोफेशन के बारे में पूछा जा रहा हो, वहाँ आप इस कोड का यूज़ कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। पहला टॉपिक है किसान ऋण पोर्टल। देखिए, क्या होता है ऋण? मतलब लोन, है ना। तो अब किसान को अक्सर क्या हो जाता है कि ज़रूरत पड़ती है कुछ पैसे की, उसके पास कमी हो जाती है पैसे की। अब वो क्योंकि गांव में रह रहा है, उसे ज़्यादा बैंक्स के बारे में पता नहीं है, तो गांव के ही किसी बड़े साहूकार के पास पहुंचता है और कहता है जी साहब पैसा दे दो। साहूकार पैसा दे देता है, पर उसको फंसा लेता है डेट ट्रैप में। वो ये ब्याज की इतनी भारी भारी दरें लगाता है उस पर कि वो किसान उस ब्याज से कभी बाहर निकल ही नहीं पाता है, ठीक है, उस ऋण से कभी बाहर निकल ही नहीं पाता है, और साल दर साल वो उसकी हालत खराब होती जाती है। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए सरकार चाहती है कि जो किसान है वो फॉर्मल सोर्सेज से लोन ले, ठीक है, सरकार से लोन ले, बैंकों से लोन ले। फिनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाने का एक एम है। इसके तहत हम चाह रहे हैं कि 1.5 करोड़ से ज़्यादा, जो कम से कम 1.5 करोड़ तो और किसान जुड़े केसीसी के साथ। केसीसी क्या है? किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम है। नई स्कीम नहीं है, ये पुरानी स्कीम है, पर इसी स्कीम के तहत अभी एक किसान ऋण पोर्टल, यानी ऑनलाइन ही अब आप सस्ती दरों पर सब्सिडाइज्ड लोन ले पाएंगे, ठीक है। सब्सिडाइज्ड लोन क्या होते हैं कि सस्ती दरों पर आपको ब्याज जो है वो सस्ती दरों पर लगेगा। अब ये देखिए, ये जो इवेंट था इसको अटेंड किया इंडिया के फिनेंस मिनिस्टर ने और एग्रीकल्चर मिनिस्टर में। तो यहाँ से आपके लिए आज का पहला सवाल है, कमेंट सेक्शन में बताइए कौन है भारत के फिनेंस मिनिस्टर और कौन है भारत के एग्रीकल्चर मिनिस्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है कि फार्मर्स के लिए आसान हो सस्ती दरों पर ब्याज लेना, ठीक है। और देन ये एक गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है, ठीक है। अब किसके तहत है? ये किसान क्रेडिट कार्ड के तहत है। किसान क्रेडिट कार्ड पुरानी स्कीम है, 1998 में इंट्रोड्यूस करी गई थी। किस लिए? ताकि जो किसान हैं उनको समय पर जब उन्हें ज़रूरत पड़े पैसे की तो उनको क्रेडिट दिया जा सके, और बहुत ही फ्लेक्सिबल तरीके से क्रेडिट मिले, उन्हें ज़्यादा परेशानियों का सामना ना करना पड़े। जब उन्हें ये बीज खरीदने हो, खाद खरीदना हो, पेस्टिसाइड खरीदने हो, तो कैश विड्रॉ कर सकें वो बहुत ही आसान तरीके से, इसलिए किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम लॉन्च की गई थी। देन अभी जो बजट आया 2018-19 में, तब इस स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री वाली फार्मर्स के लिए। पहले सिर्फ ये वो था जो फसलें उगा रहे हैं, अब जो मछली पालन कर रहे हैं या पशु पालन कर रहे हैं वो किसान भी किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम का फायदा का लाभ उठा सकते हैं।
यहाँ पे आपके लिए दूसरा सवाल, किसानों के लिए चलाई जाने वाली भारत सरकार द्वारा 3 महत्वपूर्ण स्कीम्स का नाम लिखिए। 3 इंपॉर्टेंट स्कीम्स फॉर द फार्मर्स। क्योंकि आप लोगों में से बहुत की ये डिमांड आती है कि हिंदी में समझाइए, हिंदी में बताइए, तो मैं कोशिश कर रही हूँ हिंदी में समझाने की। इसके अलावा हम आगे से हिंदी के अखबारों से भी क्लिपिंग्स ज़्यादा लेकर आएंगे, ठीक है। तो ये है आपका किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। यहाँ आप देख सकते हैं कि एटीएम इनेबल किया है इस स्कीम के लिए। एक टाइम ही आपको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे और कितने भी नंबर ऑफ विड्रॉल्स आप कर सकते हैं लिमिट के अंदर, ठीक है। तो ये है आपके किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। बढ़ते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की तरफ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के प्लेयर्स को बार किया। अब इसकी वजह क्या है ये अभी देखते हैं। देखिए, चाइना ना हमेशा अरुणाचल प्रदेश को अपना क्लेम करता है। वो बोलता है कि अरुणाचल प्रदेश जो इंडिया का स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश को वो कहते हैं कि ये इंडिया नहीं, ये चाइना का स्टेट है, चाइना का हिस्सा है, चाइना की टेरिटरी है। तो ये चाइना का क्लेम रहता है हमेशा, जो कि बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है और सही नहीं है, ठीक। अभी उन्होंने फिर एक ऐसी सी हरकत करी है और वो अक्सर करते रहते हैं। क्या किया कि एशियन गेम्स वहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं चाइना में, है ना। तो इंडिया के 3 प्लेयर थे जो अरुणाचल प्रदेश स्टेट से हैं, उनको बार कर दिया, मतलब उनको एंट्री नहीं दी वहां पर खेलने के लिए। और एक तरीके से उनको स्टेपल्ड वीजा दिया गया। स्टेपल्ड वीजा नहीं दिया जा सकता है ना। तो इंडिया डज नॉट एक्सेप्ट दिस। इंडिया ने क्या कहा है कि देखिए, अरुणाचल प्रदेश एक इंटीग्रल और इनएलिएनेबल, जो हमसे कभी ना छीना जाए, है ना, ऐसा, और हमारा पार्ट है, इंडिया का पार्ट है। बट चाइना ने ऐसी जो ये हरकत करी है, इट इज नॉट एथिकल, इट इज इलीगल और इमोरल भी है। अब इस पे इंडिया का क्या रिएक्शन है? इंडिया ने अपनी स्टेटमेंट दी है कि एकदम डिस्क्रिमिनेशन है, आप प्लेयर्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। पहले जब यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे तब इन तीनों प्लेयर्स को वहां एंट्री मिली थी, अभी मना कर दिया गया है ना, एशियन गेम्स में। तो एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव है। और इंडिया के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उनकी विजिट थी, उनको वो जाना था चाइना एशियन गेम्स में हिस्सा लेने के लिए, बट देन ही हैज कैंसल्ड हिज विजिट। इन्होंने बोला कि अब मैं नहीं जाऊंगा। तो वाई? एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट, एक तरीके से अपना विरोध जाहिर करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा टॉपिक है कि केरल के अंदर जो मोर हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। सो देखिए, ये है इंडियन पी फाउल। अब कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि लॉयन, टाइगर और एलिफेंट का आईयूसीएन स्टेटस क्या है। लॉयन, टाइगर और एलिफेंट का आईयूसीएन स्टेटस क्या है? इन सब का एक ही आईयूसीएन स्टेटस है, वो है इंडेंजर्ड, ठीक है, इंडेंजर्ड। तो अब आप आज खैर इसका पीकॉक का तो मैंने मेंशन किया है स्लाइड में, बट देन इसका आंसर मुझे किसी बच्चे की तरफ से मिला नहीं, तो मुझे लगा शायद ये आप पढ़ा नहीं है किसी ने। तो ये ज़रूर से एक बार आईयूसीएन स्टेटस, इन्वायरमेंट का जो टॉपिक आता है ना, किसी भी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट सब्जेक्ट। और वहाँ पे ये सबसे प्रोमिनेंट चीज़ रहती है कि जो भी मेजर एनिमल्स हैं आपको उनका स्टेटस पता हो, आईयूसीएन स्टेटस पता हो कि उनका क्या स्टेटस है। तो अभी आपको आज का काम है कि डॉल्फिन का आईयूसीएन स्टेटस बताएंगे आप मुझे, डॉल्फिन का आईयूसीएन स्टेटस। और इसके साथ ही आप मुझे बताएंगे कि दो क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज कौन सी हैं। आईयूसीएन स्टेटस में एक स्टेटस होता है क्रिटिकली इंडेंजर्ड। तो भारत में पाए जाने वाली 2 क्रिटिकली इंडेंजर्ड प्रजातियों या स्पीसीज का आप नाम लिखेंगे और डॉल्फिन का आईयूसीएन स्टेटस मुझे बताएंगे। तो इससे आपका एक अच्छा सा रिवीजन हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे इशू क्या है, जो मोर है, पिकॉक है, उसका आईयूसीएन स्टेटस लीस्ट कंसर्न है। लीस्ट कंसर्न मतलब बहुत है, इनकी जनसंख्या खूब है, हमें इस चीज से डरने की जरूरत नहीं कि इनकी जनसंख्या खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी, लीस्ट कंसर्न। देन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है जो हमारा 1972 का, उसमें ये शेड्यूल 1 में आते हैं। भारत का नेशनल बर्ड है पिकॉक। अब आप मुझे बताइए कि इंडिया का नेशनल एनिमल कौन सा है। अगर बर्ड, नेशनल बर्ड पिकॉक है, तो नेशनल एनिमल कौन सा है इंडिया का? कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखें। जब भी मैं कोई सवाल पूछूं तभी पॉज कर दें और उसका जवाब लिखें, फिर आगे बढ़ें वीडियो में। हाँ, दे आर अ थ्रेट। अभी क्या हो रहा है कि केरल में ये बढ़ते जा रहे हैं, इतने केरल की जो ऐसा वहाँ का वातावरण है, वहाँ पर इतने ज़्यादा मोर नहीं होने चाहिए, पर अभी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। और बढ़ने से क्या हो रहा है कि वहाँ पे जो लोग खेती करते हैं, चावल उगाते हैं, धान उगाते हैं, उनके खेतों को ये नुकसान पहुँचा रहे हैं मोर।
रीज़न ये बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर एक्सपेंड हो गया है, डिफोरेस्टेशन हो गया, जंगल काटे गए हैं, उसकी वजह से ये ह्यूमन टेरिटरी में आते जा रहे हैं पिकॉक्स। पर एक और रीज़न है जो खतरे वाली बात है। खतरे वाली बात ये है कि जो मोर है ये अक्सर आपको ड्राई एरियाज में मिलेगा, ठीक है, जो सूखे इलाके हैं वहाँ पर मोर देखने को मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा मोरों की संख्या जब बढ़ रही है केरल में, तो एक अंदेशा ये लगाया जा रहा है कि हो सकता है वहाँ का क्लाइमेट जो है वो आगे आगे ड्राई हो जाए, सूखा वहाँ पर पड़े, ऐसा भी हो सकता है। ये उसका भी एक निशानी हो सकती है, मोरों की जनसंख्या का वहाँ बढ़ना। राइट, सो द इंडियन पी फाउल इज एक्सपेंडिंग इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी एक एक्सपोनेंशियल रेट पे, यानी बहुत तेजी से इसका वहाँ पे फैलाव हो रहा है। तो अब हम बढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक की तरफ। एक रिपोर्ट आई है हाइपरटेंशन पे। तो यहाँ पर आप पूछ सकते हैं कि हाइपरटेंशन होता क्या है। देखिए, जिसे कहते हैं ना कि हाई ब्लड प्रेशर, जब हम बोलते हैं कि जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हो, एक तो लो ब्लड प्रेशर होता है, एक हाई ब्लड प्रेशर होता है। अब वो क्या है, देखिए, जब हार्ट जो दिल होता है वो ब्लड को पंप करता है, तो बहुत सारी धमनियाँ होती हैं, वेन्स होती हैं जो ब्लड को कैरी करती हैं। अब खून जब उन वेन्स में से जा रहा है तो वो इन वेन्स के ऊपर या इन धमनियों के ऊपर कितना प्रेशर डाल रहा है, इसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो जब ये बहुत ज़्यादा प्रेशर डालता है तो उसको हम हाई ब्लड प्रेशर बोल देते हैं, ठीक है। अभी रिपोर्ट किसकी है, तो यहाँ पे हमने स्टैटिक कंसेप्ट समझा इसका। अभी यूएन की जनरल असेंबली का 78th सेशन था और उन्होंने एक रिपोर्ट लॉन्च करी है जो है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन हाइपरटेंशन। इसको साइलेंट किलर बोलते हैं क्योंकि इसके ना बहुत ज़्यादा सिम्टम्स हम या लक्षण देखने को नहीं मिलते, एकदम से हमें नहीं पता लगता कि अरे इसके तो हाई ब्लड प्रेशर है। हमें वो साइलेंट किलर बोलते हैं इसको, कि चुपचाप रहकर ये इंसान को खतरा पहुंचाता रहता है। इसे हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। दुनिया में हर 3 में से एक जो अडल्ट है उसको हाइपरटेंशन की इशू है। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा ये प्रॉब्लम है। नंबर ऑफ हाइपरटेंशन केसेस डबल हो गए हैं, पहले 650 मिलियन थे, अभी 1.3 बिलियन हो चुके हैं बिटवीन 1990 और 2019। तो ये बढ़ता ही जा रहा है जो नंबर है। ये हम बात कर चुके हैं कि ऑलमोस्ट 33%, 3 में से हर एक इंसान को है हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम। और 80%, सबसे बेहद दुखद की बात यह है कि 80% इंडिविजुअल्स जिनको बीपी की, हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है, उन्हें इलाज नहीं मिल पाता है, ठीक है। अब ये कब होता है हाई ब्लड प्रेशर, क्या नापने का क्या तरीका है। देखिए, 140/90 mmHg या इससे ज़्यादा जब होगा प्रेशर तो उसको हम बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर। अब वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे हम कब मनाते हैं, मई 17 को हर साल। किस लिए मनाते हैं, ताकि अवेयरनेस बढ़े बीपी को लेकर या हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन को लेकर, और लोग कुछ तरीके अपना सकें इसको कंट्रोल करने के। होता कैसे, क्या दिक्कतें होती है। देखिए, बहुत ज़्यादा अगर आप नमक लेंगे डाइट में, या फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा अल्कोहल का कंजम्पशन हो रहा है, तो ये कुछ कारण है हाइपरटेंशन के। और जेनेटिक्स का तो रोल है ही। अगर परिवार में पहले किसी को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम रही है तो चांसेस होते हैं कि आगे आने वाली जनरेशन्स में भी वो दिक्कत देखने को मिल सकती है। ज़्यादातर लोग जिन्हें हाइपरटेंशन होते कोई लक्षण नहीं देखने को मिलते हैं। अब इससे क्या हो सकता है, सिर में दर्द हो सकता है, आपको दिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, छाती में दर्द हो सकता है, और बहुत ज़्यादा जैसे हम बोल रहे हैं कि चेस्ट पेन हो सकता है, हार्ट बीट आपकी इरेगुलर हो सकती है, स्ट्रोक की भी समस्या आ सकती है हाइपरटेंशन से। तो अभी वही क्या कर सकते हैं इससे बचने के लिए, लो सॉल्ट डाइट लीजिए, खाने में नमक थोड़ा कम। वेट लूज करिए, अगर वेट बहुत ज़्यादा है तो उससे भी हाइपरटेंशन की दिक्कतें हो सकती हैं। फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज करना इसलिए ज़रूरी है। कितनी सारी दिक्कतें हैं जिसमें यही बताया जाता है कि आप एक्सरसाइज करिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखिए, है ना। सेडेंटरी लाइफस्टाइल ना हो, मतलब कि आप सारा दिन बैठे ही हैं, बस पढ़ ही रहे हैं। थोड़ा बहुत चलना फिरना, वॉक्स, रनिंग, ये सब होना चाहिए। टोबैको, अल्कोहल, इन सब से दूर रहें तो हाइपरटेंशन को भी हम दूर रख सकते हैं। अभी WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसका, अब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि वो WHO कब बना था, ईयर मेंशन करना है, ईयर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब उनका एम है कि 2025 तक हम हाइपरटेंशन के जो केसेस हैं उनको 25% तक कम कर पाएँ, रिड्यूस कर पाएँ। तो इस एम के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं।
इसी तरह जब भी हम हेल्थ की बात करते हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3, हमने एक दिन मैंने आपसे पूछा था कि कितने हैं टोटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो 17 गोल्स हैं। 17 में से जो थर्ड गोल है वो बात करता है हेल्थ की या सेहत की। तो हेल्थ से रिलेटेड कोई भी सवाल आए आप ये ज़रूर मेंशन करें। एमसीक्यू में तो स्टेट पीसीएस तो बहुत ही ज़्यादा पूछ लेते हैं बहुत बार कि ये वाला एसडीजी किस चीज़ से रिलेटेड है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल किस चीज़ से जुड़ा हुआ है। अब आपके लिए एक सवाल यहाँ पे है कि जब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारत का संविधान देखते हैं तो राइट टू हेल्थ आपको कहाँ मिलता है उसमें। ठीक है, ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, तो ज़रूर आप थोड़ा सर्च भी कर सकते हैं, पर उसको लिखेंगे एक बार तो आपको याद हो जाएगा। सर्च करिए, कमेंट सेक्शन में आके लिखिए कि राइट टू हेल्थ यानी कि अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार कहाँ पर मेंशन है भारत के संविधान में। ये आपके लिए आज का सवाल। आगे बढ़ते हैं, ये आप हाइपरटेंशन की प्रोफाइल देख सकते हैं और ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं, लक्षण जो मैंने बताए कि हो सकता है आपके नाक से खून बहे, है ना, नोज ब्लीड हो सकता है, विजन ब्लरी हो सकता है, सर चकरा सकता है और धड़कनें तेज हो सकती हैं, वोमिटिंग, शॉर्टनेस, सांस लेने में दिक्कत, ब्लड इन यूरिन, चेस्ट पेन, हेडेक, ये सब कुछ लक्षण हैं। बट ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी लक्षण ना नजर आए और बहुत टाइम तक आपके शरीर में हाई बीपी की दिक्कत रहे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हर 6-7 महीने में एक बार जाकर आप अपना बीपी ज़रूर मेजर करवाएं। चलिए अब बढ़ते हैं एडिटोरियल एनालिसिस की तरफ। तो ये है आज का टॉपिक, वन नेशन वन इलेक्शन। एक बहुत ही सुंदर आर्टिकल लिखा गया है इस पे, तो चलिए बात करते हैं, डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। देखिए डिबेट ना बहुत टाइम से चल रही है कि क्या पूरे देश में एक ही साथ इलेक्शंस करवाने चाहिए, वन नेशन वन इलेक्शन। अब इसका मतलब ये है कि पूरे देश में एक साथ इलेक्शंस हो। एक साथ का क्या मतलब है, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है यानी सारे जो राज्य हैं, राज्यों में जो विधानसभाएं हैं उसमें भी एक साथ इलेक्शन हो, और जो सेंटर का यानी यूनियन का जो इलेक्शन होता है, लोकसभा के जो चुनाव होते हैं वो भी एक साथ हो। ये तो आइडिया है इसके पीछे। पर ऐसा कभी हुआ है क्या? हाँ बिल्कुल हुआ है। आज़ादी के 2 दशक तक यही सिस्टम चल रहा था। फिर कुछ राज्य सरकारें हटा दी गई आर्टिकल 356 लगा के, प्रेसिडेंट का रूल लगा के, या कुछ जल्दी डिसॉल्व हो गई, तो उन सब कारणों की वजह से ये आगे पीछे होने लगे चुनाव। उसके बाद नीति आयोग ने ये बात कही और इवन इलेक्शन कमीशन की एक रिपोर्ट में उन्होंने ये बातें कही कि हम एक साथ चुनाव करवा सकते हैं पूरे देश में। क्यों करवाना है एक साथ चुनाव, क्या फायदा होगा? देखो, जब एक साथ चुनाव होगा ना, चुनाव में आपको पता है कि कोई आसान चीज नहीं होती, बहुत ज्यादा खर्चा होता है, एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व होता है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि जब एक ही साथ इलेक्शंस होंगे सभी के, तो जो खर्चा आता है चुनाव पर वो खर्चा कम हो जाएगा। बार बार चुनाव होंगे तो बार बार खर्चा होगा, एक साथ होंगे तो खर्चा कम हो जाएगा, बच जाएगा। फिर बात हो रही है कि जो और क्या फायदे हैं इसके। फायदा ये है कि जो सरकारें हैं उनको ज़्यादा टाइम मिलेगा गवर्नेंस पे ध्यान देने के लिए, यानी काम जो रोज का उनका काम होता है, या अच्छी पॉलिसीज बनाना, अच्छी स्कीम बनाना, इन सब चीज़ों पर सरकारों का, सभी राज्य सरकारें और लोकसभा जो अपनी यूनियन गवर्नमेंट है उनका भी ध्यान इन चीज़ों पर रहेगा, rather देन कि बार बार वो इलेक्शंस की या चुनाव की तैयारी करते रहें। चुनाव की तैयारी करने को हम क्या बोलते हैं, कैंपेन मोड, इलेक्शन कैंपेन मोड। तो ज़्यादातर देखो, कभी बिहार में चुनाव हो रहे हैं, कभी पंजाब में चुनाव हो रहे हैं, कभी तमिलनाडु में चुनाव हो रहे हैं, तो सारी ही जो सरकारें वो उसी में लग जाती हैं। यूनियन गवर्नमेंट भी, अगर पंजाब में चुनाव हो रहे हैं तो पंजाब की पार्टीज भी हैं उसमें, बीजेपी है, कांग्रेस है, तो यूनियन सरकार जो है, सेंटर की सरकार है, वो भी उसी चुनाव पर अपना पूरा ध्यान दे देती है। फिर 2 महीने बाद तमिलनाडु में चुनाव होते हैं, फिर 2 महीने बाद वेस्ट बंगाल में चुनाव होते हैं, फिर गुजरात में चुनाव होते हैं। तो पूरा साल, पूरा 5 साल में बार बार चुनाव ही आते रहते हैं। उस वजह से सरकारों का ध्यान चुनावों की तरफ ज़्यादा होता है, चुनाव जीतने पर ध्यान ज़्यादा होता है और अच्छी पॉलिसी और स्कीम बनाने पर ध्यान कम होता है। तो एक साथ ही जब चुनाव होंगे तो एक साथ ही हो जाएगा सब कुछ। उसके बाद अगले 5 साल सिर्फ गवर्नेंस पर ध्यान देना है ना, अच्छा प्रशासन चलाने पर ध्यान देना होगा। तो ये फायदा है एक साथ इलेक्शन करवाने का कि पैसे, एक्सपेंडिचर कम होगा और सरकारें ज़्यादा ध्यान दे पाएंगी गवर्नेंस के इश्यूज़ पे। ठीक है। देन जो इतने सारे टीचर्स इन्वॉल्व होते हैं इलेक्शन की ड्यूटी पर और सिक्योरिटी फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं, उनके लिए, उनका भी सिरदर्दी कम होगी, राइट।
उसके बाद हम देख रहे हैं कि पर इसमें इतनी दिक्कत क्यों आ रही है। देखिए दिक्कत ये है कि एक तो बहुत सारे अमेंडमेंट संशोधन करने पड़ेंगे, ठीक है, संविधान में और अलग अलग जगह कानूनों में, तो वो कोई आसान चीज़ नहीं है। उसके लिए सबका आपस में कंसेंसस बनना चाहिए। कुछ पार्टियां इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हैं, वो बोल रही हैं कि इससे सिर्फ जो सेंटर गवर्नमेंट है ना उसको फ़ायदा होगा, बाकी जो राज्य की पार्टियां हैं, राज्यों की पार्टियां होती हैं, रीजनल पार्टीज होती हैं, उनको नुकसान हो जाएगा। उनके इश्यूज पे तो कोई ध्यान ही नहीं देगा। फिर इतनी बड़ी हमारी जनसंख्या है, कैसे हम लोगों को समझाएंगे कि जब आप ये वोट डाल रहे हैं तो ये वोट आप किसके लिए डाल रहे हैं, लोकसभा के लिए डाल रहे हैं या अपनी स्टेट की विधानसभा के लिए डाल रहे हैं। लोगों को एजुकेट करना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। उसके अलावा एक साथ इतनी सारी ईवीएम मशीन लेके आना ये भी चैलेंज है। तो ये कुछ इश्यूज हैं जिसकी वजह से ये अभी मतलब डिबेट चल रही है इस पे। और सरकार ने कमेटी बैठाई हुई है रामनाथ कोविंद जी के अंडर, जो हमारे पहले प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो एक वो कमेटी अभी इस चीज़ को ज़्यादा डिटेल में पढ़ रही है कि ये लाना चाहिए या नहीं, ठीक है। बट यहाँ पर राइटर क्या बोल रहे हैं कि ये एक अच्छा चेंज हो सकता है, बट क्या है कि सबको, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स को, थिंक टैंक्स को, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को, पॉलिटिकल पार्टीज को, सबको एक विचार पे आना होगा, ठीक है, सबकी बात सुननी होगी, उसके बाद ही हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने किया आज का एडिटोरियल डिस्कस। मुझे उम्मीद है कि क्योंकि ना काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब पता होना चाहिए आपको ये, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पूरे देश में एक बर्निंग टॉपिक है ये। तो ये मैंने डिटेल में आपको कवर करवाया। आई होप समझ आया होगा आपको, और नहीं भी आया है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं अगली वीडियो में फिर और डिटेल में भी समझा दूंगी। अच्छा, कल कुछ सवाल पूछे थे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, इसका 2-3 लोगों ने सही जवाब दिया है कि ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो मूर्ति है उसे हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहते हैं, ये गुजरात में है। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी कहते हैं रामानुजाचार्य जी की मूर्ति को, जो हैदराबाद में लोकेटेड है। और कल हमने बात की थी स्टैच्यू ऑफ वननेस की, एकात्मकता है ना, उनका स्टैच्यू है आदि गुरु शंकराचार्य का, है ना। अच्छा, फिर एक सवाल का जवाब है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और मैंने आपसे ये भी पूछा था कि एलिफेंट, लॉयन और टाइगर की आईयूसीएन स्टेटस क्या है। सिर्फ एक बच्चे ने इसका सही जवाब दिया है, इसका आंसर है इंडेंजर्ड, वो इंडेंजर्ड है। देन ब्रिक्स, तो ब्रिक्स की मैंने पूछी थी कौन सी कंट्रीज ऐड की गई हैं, तो ये नीरा चौधरी हैं जिन्होंने इसका सही जवाब दिया है, ठीक है। इस सवाल का केवल एक बच्चे ने इसका जवाब दिया है। चलिए, ब्रिक्स की कंट्रीज के नाम जो और एक्सपेंड हुआ है, जो नई कंट्रीज आई हैं, ईरान, अर्जेंटीना, इथोपिया, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया और यूएई, ये नई कंट्रीज ऐड करी गई हैं ब्रिक्स में। तो इसके साथ ही हम आज का सेशन अपना कंप्लीट करेंगे, और देखते रहिए प्रभात एग्जाम। साथ में अगर आपको कोई भी डाउट्स हो, कुछ भी हो, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। प्लीज़ अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।